हेलो दोस्तों, नमस्ते। नमस्ते जी। तो आइए आज हम लोग आज से एक नई कक्षा स्टार्ट करते हैं और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। और आज से जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी भारतीय संविधान और राज व्यवस्था। हम पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन नहीं करेंगे, हम पॉलिटी यानी राज व्यवस्था पढ़ेंगे। और यहाँ पढ़ने का हमारा स्टडी ऑफ अप्रोच जो होगा वो सामान्य जो लोग पढ़ते हैं उससे अलग होगा। तो समय को ना गवाते हुए आइए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सब संविधान पढ़ने की ओर मुड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ने की ओर मुड़ते हैं। तो हमें इन सबों के बारे में एक बेसिक ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा तो आप चीज़ों को सही से समझ नहीं पाएंगे। संविधान क्या है, संविधान की मूलभूत क्या शिक्षाएं हैं, उसकी मूलभूत क्या अवधारणाएं हैं, उसको समझने के लिए आपको बेसिक समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनना चाहिए था। इन सब बातों को समझे तो आपको इस बात को पूर्ण ज्ञान है कि हमारा जो देश था कहीं मुगलों के अधीन रहा, मुगलों के अधीन से उसके पीछे देखिएगा तो इस्लामों के अधीन रहा और फिर अंग्रेज़ों को भी अधीन रहा। तो इस तरह से हमारा भारत जो था कभी इस्लामों के अधीन, कभी मुगलों के अधीन और कभी अंग्रेज़ों के अधीन। इस प्रोसेस में गुजरते हुए भारत यहाँ तक पहुँचा कि 18 और 19 सेंचुरी में इंडियन नेशनल मूवमेंट का जब विकास हुआ, भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई, तो इन लोगों के लगा कि रूल ऑफ द सुप्रीमेसी हमारा क्यों नहीं होना चाहिए, हम लॉ क्यों ना बना सकते हैं, हम शासन क्यों ना कर सकते हैं, हमारे रीति रिवाज और परंपराओं और मूल्य के आधार पर हम अपने भारतीय समाज के दिशा निर्देश में क्यों ना सहभागिता निभा सकते हैं। तो ऐसे में सभी गतिविधियां करने के लिए एक विधान की आवश्यकता पड़ी और उसी के विधान हेतु लोगों ने यह दृष्टिकोण विकसित किया कि विधान क्या होना चाहिए। तो संविधान जैसे प्रावधान और व्यवस्था बनाने का कोशिश की गई। तो अंग्रेजों के उपनिवेश से आज़ाद होते हुए भारत संविधान बनाने के दिशा में मुखर रूप से मुड़ा और पूर्ण रूप से जब भारत आज़ाद हुआ ब्रिटिश शासन काल में ही, तो भारत को चलाने के लिए, भारत की गतिविधियों को निर्वहन हेतु उसे एक ग्रंथ की आवश्यकता पड़ी, उसे एक कानून की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि उस समय के 30-35 करोड़ वाली जनसंख्या भारत, और भारत जो कि अंग्रेज़ों के स्वामित्व से अभी आज़ाद ही हुआ था, तो ऐसे में यदि कोई लॉ नहीं होगा तो वो उसकी गतिविधियां दैनिक जीवन जो है कैसे एग्जीक्यूट होगा। ऐसे में उसको एक कानून की आवश्यकता पड़ी और यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि वो संविधान होना चाहिए। और फिर देखिएगा कि संविधान बनाने के दिशा में लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, जिसमें से विशेष तौर पर नाम उल्लेखनीय आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद आदि जैसे लोगों का। तो हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो संविधान का जो एक यात्रा है, संविधान ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन रातों रात तैयार हो गया है। संविधान तैयार होने में एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, जो कि मुगलों से, अंग्रेज़ों से, इस्लामों से शोषित हो रहा भारत देश अब आज़ाद हुआ है। तो बहुत लंबी रात के बाद, अंधेरा के बाद उजाला आई है। तो ऐसे में इस उजाले में भी लोगों में अंतःद्वंद टकराव ना हो जाए, तो उन अंतःद्वंद को टकराव ना हो जाए, तो ऐसे में गतिविधियों को संचालन करने हेतु कोई लॉ तो होना चाहिए। तो संविधान का कॉन्सेप्ट आया। आइए हम लोग अब पूर्ण रूप से जानते हैं कि संविधान का मूल शिक्षाएं क्या है, उसकी मूल अवधारणाएं क्या है, पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का जो प्रारंभ दृष्टिया होती है कहाँ से शुरू होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब देखिएगा संविधान में तो आपको नजर आएगा प्रस्तावना। इंग्लिश में क्या है, प्रस्तावना है, सॉरी हिंदी में क्या है, प्रस्तावना है, और इंग्लिश में आपको प्रियम्बल मिलेगा। अब यदि मेन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो वहाँ प्रस्तावना शब्द नहीं है, उद्देशिका शब्द है। लेकिन
उद्देशिका को ही प्रस्तावना के रूप में मान्यता प्राप्त है संविधान निर्माताओं के द्वारा, क्योंकि जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो चीज़ें जो है उद्देश्य प्रस्ताव को ही लोगों ने भारत के रूप में इसको प्रस्तावना कहा, उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या कहा, प्रस्तावना कहा। तो आपको यहाँ पे ये कन्फ्लिक्शंस जो है कि इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा आप, कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हम लोग पढ़ते हैं, जो बोलते हैं हम भारत के लोग, इसको हम लोग जो हम भारत के लोग वी आर इंडियन पीपुल्स, जब हम शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं कि हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, लेकिन मूल संविधान में देखिएगा तो प्रस्तावना तो है ही नहीं, वहाँ उद्देशिका शब्द है। तो उद्देशिका को ही संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना के रूप में देखा है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो इसी प्रस्ताव को लोगों ने स्वीकार कर लिया, क्या, प्रस्तावना। आपको मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाता हूँ। आप देखिए ये जो मूल संविधान है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें यदि देखिएगा आपको यदि उद्देशिका को मैं बताऊं तो कुछ आपको इस तरह से आएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये उद्देशिका है। संविधान में उद्देशिका लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, हम भारत के लोग, और उसको क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। तो चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्शंस है, उसको आपको समझना होगा कि 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे जवाहरलाल नेहरू संविधान सभाओं के समक्ष, उसी को हम कहते हैं क्या, प्रस्ताव, क्योंकि संविधान सभाओं ने एक्सेप्ट किया उसे प्रस्तावना के रूप में और मान्यता दिया। तो ये बहुत ही क्रिटिकली कॉन्फ्लिक्शंस है, यहाँ पे आपको गलत करवा लिया जाता है। या तो कोई पूछेगा आपको कि क्या है प्रियम्बल, प्रस्तावना क्या है, तो आप बोल दीजिएगा हम भारत के लोग, तो वो कह देगा कि संविधान में देखो तो प्रस्तावना तो है ही नहीं लिखा हुआ, वहाँ तो उद्देशिका है। तो आप ऐसे में टकराव की स्थिति में आ जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। और आपको भी ये भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए किस तरह से संविधान में जो मूल योगदान दिए थे भारत के संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर, और ये समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर, और ये जो थे संविधान सभा का इस तरह से अध्यक्ष थे। तो आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है कि प्रस्तावना और उद्देशिका में कन्फ्लिक्शन नहीं आना चाहिए। अब हम जब शुरू करते हैं भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, तो आपको यहाँ पे बेसिक से बेसिक बात याद रखना होगा। भारतीय संविधान का जो दर्शन है, जो भारतीय संविधान का दर्शन है, वो दर्शन क्या है? तो दर्शन को मैंने बताया कि प्रस्तावना उसका दर्शन है, फंडामेंटल राइट्स उसका दर्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दर्शन है, और मौलिक कर्तव्य है। रिपीट करता हूँ इसको, भारतीय संविधान की दर्शन। यदि आपसे कोई भारतीय संविधान की दर्शन पूछे तो आप क्या बताएंगे? पहला आप पॉइंट उसमें देंगे कि भारतीय संविधान के दर्शन में कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और चौथी जो क्या है वो है मौलिक कर्तव्य। ये संविधान की मूल दर्शन है। इसी 4 बिंदुओं के केंद्रित करके आपको पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, और ऐसे आप यदि पढ़ते हैं तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर पाएंगे और अपने इंटरप्रिटेशन पर उतार के उसे एग्जाम में भी आप यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना होती है। प्रश्न कैसे बनेगा वो समझिए। प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान की दर्शन पाई जाती है, अब ये 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी, और लास्ट में डी ई भी रहेगा, ए बी सी डी ई भी रहेगा, और ई में दे देगा सभी। यदि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, कैसा, लास्ट में सभी, तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। फिर से समझिए, प्रश्न बनाएगा भारतीय संविधान के दर्शन से, तो प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान की दर्शन पाई जाती है
प्रस्तावना में, फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन ए बी सी डी में रहेगा और लास्ट एक और ऑप्शन दे सकता है ई। तो ई देगा उसमें सभी जरूर देगा। तो ऐसा अगर प्रश्न का प्रवृत्ति हो तो आप ऐसे में ई मारिएगा, यानी ऑप्शन सभी हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे प्रश्न को कॉम्प्लिकेट करके आपको कह देगा कि ये हटा देगा और कहेगा कि अब राज्य भारतीय संविधान की दर्शन किसमें पाया जाता है। तो ऐसे में जो होगा वो हो जाएगा प्रस्तावना में। आप समझे। लेकिन यहाँ पे एक और प्रश्न इस तरह से बना सकता है। देखिए यूपीएससी वाले को यही खासियत है, कमीशन वाले एक टॉपिक पर वो 50 प्रश्न भी निकाल सकते हैं। तो आप प्रश्न को समझने के लिए यदि उसके पहले टॉपिक पर आपको कमांड है, अंदर जाके गोता लगा लिए हैं, तो ऐसे में आप सफल हो जाएंगे। क्या है भारतीय संविधान की दर्शन, प्रश्न कैसे बनता है, इस चीज को समझिए। प्रश्न को प्रवृत्ति को यदि आप समझ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रश्न कर ले जाएंगे। प्रश्न कैसे बनते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रश्न बनते हैं वो बनाएगा कि भारतीय संविधान की दर्शन पाई जाती है। ऑप्शन पहला प्रस्तावना में, फंडामेंटल राइट्स में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मौलिक कर्तव्य में। एक और ऑप्शन दे देगा ई लास्ट में, ए बी सी डी ई दे देगा सभी में। तो ऐसा जब प्रश्न का प्रवृत्ति रहे तो सभी देंगे। लेकिन उल्टा अगर कर दे कि ई को हटा दे यानी सभी को हटा दे और ऑप्शन ये सिर्फ 4 रहे, तो ऐसे में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ये प्रियम्बल को देंगे, यानी प्रस्तावना हो जाएगा ऐसे में। लेकिन फिर ये कहे कि एक और ऑप्शन दे दे तो ई फिर दे दे, तो कहे ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में हम जो मारेंगे वो मारेंगे फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो आपको इस तरह से प्रश्न को समझना होगा। यदि ऐसे आप पढ़ते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। फिर देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो प्रस्तावना एक भूमिका और आमुख की भांति है जो आदर्शों और शासन प्रणाली के स्वरूप को निर्धारित करता है। यानी प्रस्तावना में क्या क्या बातें हैं, आमुख, पहले भूमिका है। भूमिका क्या होता है, जब भी आप बुक पुस्तक लिखते हैं तो एक पहले उसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं, आप उसका भूमिका बनाते हैं। आमुख की भांति है जिसमें आदर्शों, आदर्श क्या है, समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब आदर्शों हैं। और ये क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि शासन प्रणाली को स्वरूप हेतु सही ढंग से चलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता है। जो सामान्यतः मैं बोल रहा हूं कि जो प्रस्तावना होती है वो लिखित संविधान की विशेषताएं होती है। अलिखित संविधान का प्रस्तावना नहीं होती है, क्योंकि होने और ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि आपको मैं क्या बताऊं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि प्रस्तावना नहीं होता तो उद्देशिका वर्ड तो है ही, लेकिन उद्देशिका को ही किस प्रकार प्रस्तावना के रूप में ये कर दिया है, इस चीज को आप समझिए। यानी और आगे प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना जरूरी नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि उद्देशिका शब्द तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, जब हम लोग पूरे संविधान ये पढ़ते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल, तब हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। लेकिन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उद्देशिका। लेकिन उद्देशिका ही प्रस्तावना है। इस चीज को जो कन्फ्लेक्शन से है क्रिटिकली इसको समझे। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो लिखित भी होते हैं, अलिखित भी होते हैं। जिस देश का अधिकांशतः हिस्सा संहिताबद्ध मतलब कोडिफिकेशंस, संहिताबद्ध मतलब बहुत ही क्रमिक अनुसार, जिस देश का अधिकांशतः हिस्सा संहिताबद्ध तरह से लिखित दस्तावेज के रूप में होता है उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकतम हिस्सा संहिताबद्ध तरीके से यानी कोडिफिकेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा वो रिटेन हो, उसे हम क्या कहेंगे, लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान देखते हैं, अधिकांशतः हिस्सा अलिखित हो
और उसकी जो एग्जीक्यूटिव हो उस देश का, वो राजनीतिक परंपराओं पर आधारित हो, उसी को हम कहते हैं अलिखित। अलिखित संविधान का एग्जाम्पल आपको ब्रिटेन ले लीजिए। ब्रिटेन में क्या है, रीति रिवाज, परंपरा, राजनीतिक मूल्य आधारित हेतु वहाँ के शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों की फंडामेंटल राइट्स आदि की बात की जाती है। ये आपको क्लियर हो गया। फिर देखिए, उद्देशिका शब्द को मैं यहाँ पे एक बार फिर क्लियर करता हूँ कि उद्देशिका शब्द मतलब, उद्देशिका मतलब आप जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो बनाने का क्या उद्देश्य है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो आपको वहाँ उद्देशिका मिलेगा, और जब प्रियम्बल पढ़ना शुरू करिएगा तो आपको यहाँ प्रस्तावना मिलेगा। तो ये कौन सी बात हुई, तो यहाँ का समझिए कि उद्देशिका जो है, संविधान बना रहे थे लोग, तो उन लोग सभी ने कहा कि हम संविधान बनाने के लिए बैठे तो हैं, लेकिन पहले इसका उद्देश्य तैयार कर लिया जाए। और उद्देश्य लोगों ने तैयार किया, उसी के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना उद्देश्य तैयार किया। तो उसने अपने उद्देश्य को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपने प्रस्ताव को रखा। अब उस प्रस्ताव में क्या रहा होगा, यही रहा होगा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, अवसर की प्राप्ति, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुत्व बढ़ाने के लिए आदि बातें ही होंगे उस बातों में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को 12 जनवरी को इन्होंने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कहने का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य संविधान सभा के समक्ष रखा, और उसमें बातें क्या था, तो बातें यही था कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता आदि आदि बातें थी। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा, और संविधान सभा ने 12 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना लिया, यानी इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए कि संविधान सभा के प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर को, अगला होती है 11 दिसंबर को, और फिर अगला होती है तीसरा 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखता है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें होंगे आप यही सोचिए, तो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता आदि सब बातें ही होगी। और इन सब बातों को फिर संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू के बातों को 12 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके फिर उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। क्योंकि आप देखिए कि 9 जनवरी, 11 जनवरी 2 दिन में तो चीज़ों को सिस्टमैटिक होने में ही टाइम लगा, लोगों को चुनाव होने में ही समय लग गया। लेकिन 13 दिसंबर से देखिएगा तो पूर्ण रूप से कार्य प्रभावी रूप से होना शुरू हो गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो आपको ये बता दिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव की सफलता अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो दिया। लेकिन भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पूछेगा प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसकी देन है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ से है, यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। भारतीय संविधान की विषय वस्तु कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान की विषय वस्तु तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये प्रश्न बहुत बार आए हैं कि भारतीय संविधान का देन किसे कहा जाता है। बहुत लोगों ने अंबेडकर मारा, लेकिन यहाँ पे अंबेडकर नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा। याद रखिएगा आपको, अंबेडकर को जन्म दिवस पर ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंबेडकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का जबकि चेयरमैन थे, अपना बहुत सराहनीय कंट्रीब्यूशन दिए हैं। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन सभी प्रक्रिया चलने के बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को
तैयार हो गया। लेकिन हालांकि उसे कुछ दिन बाद लागू किया गया, 2 महीने बाद लागू किया। तो क्यों लागू किया गया उसके बारे में समझिए। जबकि संविधान बनकर तैयार कब हो रहा है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जो लगभग 2 महीने के गैप है, वो क्यों है? उसका बैकग्राउंड समझिए। आपको पता है कि भारत अंग्रेजों के अधीन ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हेतु कार्य कर रहा था, और उसी के दरमियान 1885 में देखिएगा कि कांग्रेस के स्थापना हुआ था। और फिर जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुई, तो उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंट पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब लोगों ने कहा पूर्ण स्वराज तो मांग करेंगे, लेकिन ये स्वराज किसके जरिए मांग करेंगे? तो लोगों ने कहा जन जन, यानी लोगों के जरिए, भारतीय लोगों के जरिए। तो कहा ये भारतीय लोगों जो जन जन है, इन लोगों को राष्ट्रवादी का भावना किसके द्वारा, स्वराज की पढ़ाई किसके द्वारा कराया जाए? तो कहा ये कांग्रेस करेगी। और उसी के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। तो इन लोगों ने सोचा कि कब संविधान को लागू किया जाए। तो वहीं से एक निर्णायक उन लोग डेट चुना कि आने वाले जो अगला साल है 26 जनवरी को हम इसको प्रभावी में यानी लागू कर देंगे। और वो का दिन जो है 26 जनवरी का दिन, आज देखिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में माना जाता है। तो यही इसका बैकग्राउंड था। तो 26 नवंबर जबकि संविधान बना था, तो उस दिन खाली खाली कैसे हो सकता था? तो उस दिन भी कुछ चीजें थी, प्रावधान जो लागू हो गई थी। विशेष तौर पर नागरिक चुनाव निर्वाचन, अंतरिम संसद हेतु प्रावधान, संक्रमणकालीन प्रावधान, ये 4 बातें थी जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही ये चारों प्रावधान लागू हो गए थे। अब देखिए प्रस्तावना की मूल बातें क्या था। तो प्रस्तावना की मूल बातों को जब हम देखते हैं, तो सत्ता का स्रोत किसमें है? जनता में है। और जनता के माध्यम से ही लोक प्रभुता आता है। क्योंकि लोक प्रभुता, लोक मीन्स क्या? जनता। प्रभुता मतलब प्रभु, प्रभु मतलब कौन? जो गॉड है, भगवान है। तो जो यहाँ कॉन्सेप्ट है सत्ता का स्रोत, उस सत्ता का स्रोत किसमें निहित है? जनता में निहित है। सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य, स्वरूप क्या है? तो संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सत्ता का स्वरूप है। सत्ता का उद्देश्य क्या है? तो न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता बनाए रखना, ये उद्देश्य है। आगे देखिएगा कि रूसो नाम का एक विद्वान है। रूसो फ्रांस का एक विचारक है, एक बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल विद्वान है। इन्होंने कहता है कि जनता के वाणी ईश्वर की वाणी। ये स्टेटमेंट किसका है? तो रूसो का है। रूसो कहाँ का है? फ्रांस का एक विचारक है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आई हुई लोकतंत्र पर कमेंट कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी होती है। क्योंकि इनका मानना है कि जनता के द्वारा ही लोक प्रभुता आता है, और इसके द्वारा ही फिर सरकारें बहाल होती है। तो आप यहाँ रूसो के बारे में समझ गए। अब देखिए थोड़ा जान लेते हैं लोक प्रभुता क्या है। तो लोक प्रभुता आप देखिएगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। यानी लोक प्रभुता जो शब्द है, इसकी प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग जबकि इसको अपने संविधान के संदर्भ में देखते हैं, तो क्यों देखते हैं उसका भी जानना चाहिए। तो भारतीय संविधान में नहीं है। प्रस्तावना की शुरुआत में भारतीय संविधान में लोक प्रभुता शब्द कहीं भी उल्लेख नहीं है। आप आज गांठ मान लीजिए, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि हम इसे अपने संविधान के दायरे में देखते हैं। तो क्यों देखते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि जब भारत संविधान की शुरुआत होता है, तो पहला ही बात है हम भारत के लोग, और अंत होता है प्रियम्बल, प्रस्तावना, तब हम लोग क्या बोलते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी अंगीकृत मतलब क्या? स्वीकार कर रहे हैं। अधिनियमित मतलब क्या? लागू कर रहे हैं, प्रभावी में ला रहे हैं। आत्मार्पित मतलब क्या? सौंप रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। तो यही है लोक प्रभुता।
और लोक प्रभुता मतलब क्या? लोक मीन्स जनता और प्रभुता मतलब शासन, प्रभु मतलब गॉड, यानी जनता के अंदर ही ईश्वर छिपी होती है लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट में। आपको ये बात समझ में आया होगा। फिर अतः संविधान को स्वीकार कराने, लागू करने, इस देश को सौंपने का काम लोगों ने किया। तो जब लोक प्रभुता को देखें, हालांकि संविधान में लोक प्रभुता शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, आप इसको याद रख लीजिए, आपको प्रश्न आ सकते हैं कि क्या भारतीय संविधान में लोक प्रभुता शब्द का उल्लेख है, और आपको ऑप्शंस गढ़ देंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लोक प्रभुता शब्द का दूर दूर तक उल्लेख नहीं है। यानी जब पूरी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िएगा तो उसमें दूर दूर तक लोक प्रभुता जो शब्द है आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम उसके बाद भी इसे भारतीय संविधान के कॉन्सेप्ट में एक्सेप्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं, उसके पीछे तर्क है कि जब हम प्रियम्बल पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो पहला ही बात आती है हम भारत के लोग, और अंतिम बात क्या आता है कि अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। यानी अंगीकृत मतलब हम स्वीकारते हैं, तो हम मतलब क्या, पूरे देश की जनता बोल रहा है। अधिनियमित करते हैं मतलब लागू करते हैं, तो कौन लागू, किस पर लागू, देश की जनता पर लागू। फिर आत्मार्पित मतलब समर्पण करते हैं, तो भारतीय लोग समर्पण कर रहे हैं। और फिर आगे देखिएगा कि अतः संविधान को स्वीकारने, लागू करने, इस देश को सौंपने का काम लोगों ने किया है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम कहते हैं कि लोक प्रभुता को संविधान के कॉन्सेप्ट में देखना चाहिए। हालांकि केसी बियर आगे चल के एक व्यक्ति आएगा, वो इस बात को नकारते हुए कहता है कि चीज़ें अलग होना चाहिए और चीज़ें अलग हो गई है। तो आज की क्लास यहीं पे रुक जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का एक बेसिक फ्रेम आपको समझ में आया होगा, और विस्तार से हम लोग आने वाले क्लास में जानते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।